हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, लगे रहिए। डेली जो है कोई ना कोई टॉपिक आप तैयार करते रहिए। हमारे चैनल पर डेली आपको वीडियो जो है उपलब्ध मिलेगा। आप डेली जो है कोई ना कोई कंटेंट जो है आप हमेशा जो है पढ़ते रहिए और हमेशा कुछ ना कुछ चीजें तैयार करते रहिए। जो तैयार हो जाए उसका बार बार रिविजन करते रहिए। एक बात ध्यान रखना, अपनी नोट्स आप स्वयं बनाइए, दूसरों के भरोसे मत रहिए। अपनी नोट्स बनाओगे तो आप उसका रिवीजन भी कर लोगे और अच्छे से तैयार भी हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। हमारा जो विद्युत धारा चल रहा है, इसमें एक ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा गया है। आज का हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेल का टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध क्या होता है। सेल का टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। तो चलिए, इसको हम संबंध कैसे बताया जाता है, इसको हम अच्छे से जान लेते हैं, समझ लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना, देखना अभी तुरंत तैयार हो जाएगा। देखो बच्चों, अगर हम बात करें सेल का टर्मिनल विभवांतर तथा सेल का आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। टर्मिनल विभवांतर समझ रहे हैं कि सेल के बाहर सेल के एक सिरे से दूसरे से, देखो ये आपका मान लीजिए यहां से यहां तक सेल है, ठीक है। तो सेल का टर्मिनल में यही होता है कि भाई सेल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो धारा प्रवाहित की जाती है, सेल के बाहर जो है सेल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एकांक धारा को प्रवाहित करने में किया गया कार्य होता है, सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। और कहा क्या क्या कहा गया, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो भाई आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। और ये सेल के भीतर होता है। कहाँ होता है? सेल के भीतर होता है। तो दोनों में संबंध बताना है। क्या बताना है? दोनों में संबंध स्थापित करना है। तो क्या कहा गया है कि माना ई विद्युत वाहक बल, मान लीजिए हमारे पास कोई ई विद्युत वाहक बल है, कैपिटल ई। तो कैपिटल ई का मतलब हुआ जो सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य, एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल ई कहलाता है, ठीक है। तो ये ई कहा गया। माना ई विद्युत वाहक बल को एक विद्युत सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध आर है, यानी कोई हमारा ई सेल का विद्युत वाहक बल है जिसे हम आंतरिक प्रतिरोध, यानी जिसके अंदर आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर स्थित है। देखो कोई जरूरी नहीं जैसे लिखे हो वैसे आप याद करो, रटो नहीं। आप इतना जान लो कि माना हमारे पास कोई विद्युत वाहक बल ई है जिसके भीतर आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। बस इतना ऐसे लिख सकते हो, कोई जरूरी जैसा टेढ़ा मेढ़ा लिखा रहे वैसे आप याद करो, ठीक। तो एक विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है, यानी जिसका विद्युत वाहक बल ई है और आंतरिक प्रतिरोध आर है, इसमें हम जो है क्या जोड़ते हैं? विद्युत परिपथ में जोड़ते हैं। कोई परिपथ में जो है ये चीजें हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं परिपथ में। तो इसका बाह्य प्रतिरोध आर है, यानी ये जो पूरा सर्किट बना है इसमें बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर। देखो ये है आपका विद्युत वाहक बल ई जिसका आंतरिक प्रतिरोध आर है और इस सेल को जो है एक परिपथ में जोड़ते हैं जिसका बाह्य प्रतिरोध आर है। देखो ये बड़ा आर लिखा है, ठीक है। तो ये कैपिटल आर है, यही हमने जो लिखा है ये जो लिखा है वही बनाया है, कोई अलग से नहीं है, ठीक है। अब क्या कहा गया? आर है और सेल में आई धारा प्रवाहित हो रही है और इस सेल में जो है आई धारा प्रवाहित किया जा रहा है। अब सेल लगाओगे तो धारा प्रवाहित होगी, 100% प्रवाहित होगी। तो आई धारा प्रवाहित होती है। इस प्रकार क्यू आवेश को, अरे आवेश कौन है? क्यू है ना। क्यू आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने पर या घुमाने पर किया गया कार्य डब्ल्यू हो। भाई विद्युत वाहक बल ई है, इसको जब लगाओगे तो सेल सहित पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित होगा। भाई यहां लगाओगे तो पूरे सेल सहित पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित होगा। तो धारा प्रवाहित होने में किया गया कार्य क्या होगा? डब्ल्यू होगा। इसको हमने पिछले लेक्चर्स में अच्छे से बताए थे। डब्ल्यू होगा जो कि बाह्य परिपथ में क्यू आवेश को घुमाने पर किया गया कार्य, इसी आवेश को सेल के भीतर प्रवाहित करने में किए गए कार्य के योगफल के बराबर होता है। यानी जो बाह्य परिपथ में घुमाने पर किया गया कार्य और सेल सहित परिपथ में घुमाने पर किया गया कार्य दोनों के योग के बराबर होता है। यही इसमें कहा गया। क्या कहा गया? कि जो कि बाह्य परिपथ क्यू आवेश को घुमाने पर किया गया कार्य तथा इसी आवेश को सेल के भीतर प्रवाहित करने में किए गए कार्य के योगफल के बराबर। भाई कुल कार्य कर रहे हो ना, तो कुल कार्य का मतलब क्या हुआ कि भीतर वाला भी हो और बाहर वाला भी हो, दोनों को जोड़ लो तभी तो कुल कार्य होगा। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे। कैसे लिखें? भाई कुल कार्य जो होगा हमारा डब्ल्यू बराबर ये हो जाएगा डब्ल्यू ई एक्स टी, यानी बाहर वाला, और प्लस डब्ल्यू आई एन टी इंटरनल, यानी भीतर वाला।
तो भीतर प्रवाहित करने में कार्य, बाहर प्रवाहित करने में कार्य, दोनों के योगफल के बराबर होगा, यही कुल कार्य हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक, अब आप बताएंगे एकांक आवेश पर। कैसा आवेश पर? एकांक आवेश पर। तो एकांक आवेश पर अगर बात करें भाई, एकांक आवेश पर बात कर रहे हो तो सब में क्या करते हैं? क्यू लगा देते हैं। क्या कर देते हैं? सब में क्यू लगा देते हैं। तो ये हमारा W/Q हो जाएगा। और ये हमारा जो लिखा है WEXT, इसमें भी क्यू लगा देते हैं, और प्लस WINT जो लिखा है इंटरनल का, इसमें भी क्यू लगा देते हैं। सब में क्यू से डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सब में क्यू से डिवाइड कर देते हैं। तो ध्यान सुनिए, W/Q की वैल्यू होता है E। भाई ये विद्युत वाहक बल E हो जाएगा। और ये जो हमारा होगा एक्सटर्नल का है, तो ये हमारा V, और प्लस ये इंटरनल का है, तो इसको V डैश मान लेते हैं। तो एक चीज और जान लीजिए, जो इंटरनल वाला है, आंतरिक वाला है, यानी ये V डैश, आप इसको V डैश को आप लिख सकते हैं IR। R जो होगा आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा, और ये I धारा प्रवाहित हो रही है, R जो है आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा, और I धारा, तो यानी V डैश बराबर IR लिख लेंगे। तो हमारा यहाँ पर E बराबर B तो रहेगा, और प्लस IR हो जाएगा। क्या हो जाएगा? IR। तो ये हमारा जो है विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध R में संबंध इस तरीके से देखने को मिलेगा। नहीं समझ में आया? भाई किया गया कार्य जो होगा एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों के योगफल के बराबर होगा, यही हमने कहा। अब एकांक आवेश पर, मतलब एकांक आवेश में सब में क्यू से भाग दे दीजिए। तो सब में क्यू से रखोगे तो W/Q EXT वाला क्यू हो जाएगा, INT वाला का W के साथ क्यू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा E, ये हो जाएगा V, ये हो जाएगा V डैश बराबर IR मान लेंगे, तो इतना आ जाएगा। बस ये तो हमने कहा। अब ध्यान सुनिए, देखो जब भी हम सेल से विद्युत धारा लेते हैं, ध्यान सुनिएगा, इसको लिखना नहीं, आप लोग या ध्यान रखिएगा भाई, जब भी हम सेल से धारा लेते हैं, क्या लेते हैं? सेल से विद्युत धारा लेते हैं भाई, सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो टर्मिनल विभवांतर से अधिक होता है। ध्यान समझिएगा, जैसे मान लो ये हमारा सेल है और सेल से हम धारा ले रहे हैं, सेल से धारा को ले रहे हैं भाई, विद्युत वाहक बल जो हमारा होगा वो टर्मिनल विभवांतर से अधिक होगा। क्या होगा? टर्मिनल विभवांतर से अधिक होगा। जब भी सेल से धारा हम लेते हैं, प्राप्त करते हैं, सेल से धारा प्रवाहित होती है, तो हमेशा जो विद्युत वाहक बल होगा वो टर्मिनल विभवांतर से अधिक होगा। और जब टर्मिनल विभवांतर से अधिक होगा तब तो धारा देगा, नहीं धारा कैसे प्रवाहित करेगा? ठीक, एक बात यह ध्यान रखना। और जब हम सेल को धारा देते हैं, यानी सेल को मैं धारा दे रहा हूं, सेल को चार्ज कर रहा होता हूं, तो उस समय टर्मिनल विभवांतर जो होता है सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक होता है। नहीं समझ में आया? ध्यान, जैसे ये हमारा सेल है, तो सेल का एक विद्युत वाहक बल बीच में है और टर्मिनल विभवांतर दोनों किनारे पर है। तो जब सेल से धारा हम लेंगे तब विद्युत वाहक बल अधिक होगा टर्मिनल विभवांतर से, तभी तो अंदर से धारा बाहर आएगी। ठीक, और दूसरी बात ये कहा गया, जब हम सेल को चार्ज करते हैं, सेल को मैं धारा दे रहा होता हूं, तो जब मैं दूंगा तो मेरा किनारे वाला टर्मिनल विभवांतर ज्यादा होगा, विद्युत वाहक बल से टर्मिनल विभवांतर ज्यादा होगा, तभी तो धारा लेगा, नहीं कैसे लेगा? तो जब सेल चार्ज किया जाता है तो टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल से अधिक होता है, और जब धारा वो प्रवाहित करता है, यानी धारा हमें देता है, तो उस समय विद्युत वाहक बल का मान जो होता है टर्मिनल विभवांतर से अधिक होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बात ध्यान रखना, E बराबर V प्लस IR कब? जब सेल से धारा प्रवाहित होगी, जब सेल से धारा अप्रवाहित होगी, का चाहे कर लो चाहे प्राप्त होती है, सेल से धारा प्रवाहित होगी तो ये काम करेगा। और दूसरी बात ध्यान रखना, V बराबर, अरे इसको ऐसे लाएंगे, E माइनस IR हो जाएगा जब सेल को धारा दी जा रही हो। भाई जब हम सेल से धारा प्रवाहित होगा तो E बराबर V प्लस IR होगा, और जब हम सेल को धारा देंगे तो हमारा V बराबर E माइनस IR, ये फार्मूला आपको देखने को मिलेगा। तो ये आप समझ गए होंगे कि सेल का टर्मिनल विभवांतर तथा सेल के आंतरिक प्रतिरोध में किस प्रकार का संबंध आपको देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ सभी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया हो लाइक कर दीजिएगा, और फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।